वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को आप इस वीडियो के टेलीग्राम ग्रुप के डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज द जीएस प्लेटफॉर्म को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मटेरियल रिसर्च के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है CNR राव, ऑप्शन डी सही होगा। तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने घोषणा की है कि अरब अमीरात यानी कि यूएई के सेंटर ऑफ एडवांस्ड मटेरियल ऑफ एडवांस्ड ने प्रख्यात वैज्ञानिक और भारत रत्न प्राध्यापक CNR राव को हाल ही में मटेरियल रिसर्च के लिए उनके पहले शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है। और शेख सऊद द्वारा इस पुरस्कार में एक पटका, एक पदक और 1 लाख अमेरिकी डॉलर का नकद पुरस्कार CN राव को प्रदान किया जाएगा। और CNR राव को 2014 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था और वर्तमान में वो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के मानद अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो पुरस्कार है वो संयुक्त राज्य अमीरात की ओर से दिया जा रहा है, तो जिसकी राजधानी है अबू धाबी और वहाँ की जो मुद्रा है वो है संयुक्त अरब अमीराती दिरहम। राइट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आईसीसी टेस्ट और वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष 2018 किसे चुना गया है। तो देखिए यहाँ पर जो चार ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है विराट कोहली, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए विराट कोहली 2018 में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के बाद आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी मैन टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर और आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इन्होंने तीनों ट्रॉफियां जीती हैं, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर और ओवरऑल प्लेयर ऑफ द ईयर इनको खिताब मिला हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट और वनडे दोनों पक्षों में कप्तान के रूप में विराट कोहली के साथ वर्ष की पुरुषों की टेस्ट और वनडे टीम की घोषणा की है। कोहली के नाम 13 टेस्ट में 55 की औसत से 1322 रन है, जबकि 14 एक दिवसीय मैचों में 1202 रन है और उन्हें अकादमी ने प्रत्येक मतदान सदस्य द्वारा दोनों पक्षों के लिए चयनित भी किया गया। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईसीसी के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं शशांक मनोहर और आईसीसी का मुख्यालय दुबई जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। और मनु सायनी को हाल ही में आईसीसी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको ध्यान रखना होगा। राइट, तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में एपीजे कोलकाता लिटरेरी फेस्टिवल यानी कि AKLF में वुमन वॉइस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है रंजनी मुरली, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। तो देखिए यूएस बेस्ड इंडियन कवि रंजनी मुरली को एपीजे कोलकाता लिटरेरी फेस्टिवल यानी कि AKLF में वुमन वॉइस अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार का जो उद्देश्य है वो भारत में महिलाओं द्वारा रचनात्मक लेखक को मान्यता देना और प्रोत्साहित करना है। और इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि रजनी मुरली की जो पहली पुस्तक थी ब्लाइंड स्क्रीन, जो कि जुलाई 2017 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद उनकी अभी हाल ही में एक और पुस्तक जारी हुई है जिसका नाम है क्लियरली URESL। राइट, तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में इंडिया स्टील 2019 प्रदर्शनी और सम्मेलन की शुरुआत कहां पर हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है मुंबई, ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए इंडिया स्टील 2019 प्रदर्शनी और सम्मेलन की मुंबई में शुरुआत की गई है और इस्पात मंत्रालय द्वारा आयोजित ये 3 दिवसीय कार्यक्रम इस्पात उद्योग के भविष्य के प्रगति पथ की योजना बनाने में मददगार होगा।
और ये आयोजन सभी हितधारकों को इस्पात क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत योजना बनाने की दिशा में योगदान के तरीकों और पहचान करने के बारे में विचार विमर्श करने के लिए अवसर उपलब्ध भी कराएगा। राइट, यहाँ पर आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारत के इस्पात मंत्री कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौधरी बीरेंद्र सिंह। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एंड्री राजोइल्ना ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है मेडागास्कर, ऑप्शन ए सही होगा। तो मेडागास्कर की राष्ट्रपति एंड्री राजोइल्ना ने उच्च संवैधानिक न्यायालय के 9 न्यायाधीशों के समक्ष एंटानारिवो में शपथ लेने के बाद पद की हाल ही में उन्होंने शपथ ली है। उन्होंने लगभग 56% वोट के साथ पूर्व राष्ट्रपति मार्क रावलोमना को हराने पर ये उपलब्धि हासिल की है। यहाँ पर देखिए मेडागास्कर की बात की गई, तो मैं आपको बता दूं मेडागास्कर हिंद महासागर में और अफ्रीका महाद्वीप के पास एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी है एंटानारिवो और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं क्रिश्चियन निट्सी। राइट, तो आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हथकरघा बुनकरों के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी सही होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने अपने लोक हितैषी पहलों के हिस्से के तहत प्रोजेक्ट के तहत हथकरघा बुनकरों के लिए एक नया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म reweave.in लॉन्च किया है और ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सीधे कारीगरों को खरीदारों से जुड़ने में मदद करेगा जिससे वे नए ग्राहकों और बाजारों में विस्तार कर सकें। मैं आपको बता दूं कि नई ई कॉमर्स वेबसाइट बुनकर समुदाय द्वारा बनाए गए हस्ताक्षर संग्रहों को होस्ट करती है और पारंपरिक रंगों और प्राकृतिक रंगों से निर्मित उत्पादों को दर्शाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट की बात की गई है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पता होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो एक ई कॉमर्स कंपनी ना होकर एक तरह की सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसके जो सीईओ हैं वो है सत्या नाडेला। राइट, एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक सॉफ्टवेयर आधारित कंपनी है लेकिन उसने हाल ही में एक कॉमर्शियल पर्पज के लिए हाल ही में एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हथकरघा बुनकरों के लिए लॉन्च किया है। राइट, तो आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य की सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना यानी कि MBPP के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 200 रुपये प्रतिमाह वृद्धि करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है ओडिशा, ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए ओडिशा सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना MBPP के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 200 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि करने की घोषणा की है और ये 15 फरवरी 2019 से लागू हो जाएगा। और मधु बाबू पेंशन योजना यानी कि MBPBI ओडिशा राज्य में विकलांगों वृद्धजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा और दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के तहत एक पेंशन योजना है और इस योजना को 2 पेंशन योजनाओं अर्थात संशोधित वृद्धावस्था पेंशन नियम 1989 और विकलांगता पेंशन नियम 1985 का विलय करके बनाया गया है। राइट, यहाँ पर देखिए ओडिशा की बात की गई तो आपको ओडिशा के बारे में पता होना चाहिए। ओडिशा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। यहाँ की लोकसभा से 21 सीटें हैं, राज्यसभा से 10 सीटें हैं, विधानसभा में कुल 147 सीटें आती हैं और इस राज्य का जो प्राचीन नाम है कलिंग और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल सन 1936 को। यहीं पर हीराकुंड बांध है, चिल्का झील भी यही है जो कि भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है और यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है ओडिसी। ओडिशा के बारे में आपको 2 करंट अफेयर के पॉइंट भी पता होना चाहिए। हाल ही में पुरुष हॉकी विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ओडिशा में ही किया गया है और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हाल ही में बने हैं उनका नाम है कल्पेश संतरेंद्र झावेरी और इस राज्य ने ही अपना पहला जनजाति एटलस भी लॉन्च किया है। तो आपको 7th क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है जकार्ता, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए हाल ही में इंडोनेशिया की जकार्ता में इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ है और ओलंपिक रजत पदक विजेता PV संधू और साइना नेहवाल और किदम्बी श्रीकांत टूर्नामेंट में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के साथ अपना अभियान जारी रखेंगे और PV सिंधु अपने अभियान की शुरुआत पूर्व ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चीन की ली झुनरुई के खिलाफ उनका अभियान होगा और जो के श्रीकांत हैं जो कि 8वीं वरीयता प्राप्त हैं
और समीर वर्मा, बी साई प्रणीत और एच एस प्रणॉय जैसे अन्य भारतीय खिलाड़ी भी इसमें भाग ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2019 इंडोनेशिया मास्टर्स एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो कि 22 से 27 जनवरी 2019 तक इंडोनेशिया के बुरकांगो स्टेडियम में आयोजित होगा और इस टूर्नामेंट का आयोजन BWF की मंजूरी से एशिया बैडमिंटन एसोसिएशन ने किया है, जिसकी कुल पुरस्कार राशि $3,50,000 है। राइट, तो ये आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इस वर्ष के 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के हैं? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है मॉरिशस, ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए मॉरिशस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं श्री प्रविंद जगन्नाथ और वो इस वर्ष के 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि हैं। राइट, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का हाल ही में उद्घाटन किया है और पहली बार वाराणसी में 21 से 23 जनवरी 2019 तक 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2019 का जो विषय है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका विषय है नए भारत के निर्माण में भारतीय प्रवासियों की भूमिका, जिसमें मुख्य अतिथि हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ, जबकि विशिष्ट अतिथि हैं वो हैं नॉर्वे के सांसद श्री हिमांशु गुलाटी और सम्मानित अतिथि के रूप में न्यूजीलैंड के सांसद श्री कंवलजीत सिंह बख्शी रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रवासी भारतीय दिवस क्या है। तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का निर्णय लिया था। इससे पहले प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 9 जनवरी 2003 को नई दिल्ली में हुआ था और प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन के लिए 9 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि वर्ष 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत में आए थे। और अब प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हर 2 वर्ष में किया जाता है और ये आयोजन विदेशों में रहने वाली भारतीय समुदाय को सरकार के साथ काम करने और अपनी जड़ों को दोबारा जुड़ने का मंच उपलब्ध भी कराता है। इससे पहले बात करें कि 14वां प्रवासी भारतीय दिवस 7 से 9 जनवरी 2017 को बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में है वहां पर आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और 14वें प्रवासी भारतीय दिवस का जो थीम था वो तो प्रवासी भारतीयों के साथ संबंधों को पुनर्वासित करना। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। राइट, तो आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चीन की अर्थव्यवस्था वर्ष 2018 में किस दर से गतिमान रही है? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है 6.6%, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए चीन की अर्थव्यवस्था 2018 में 6.6% की दर से बढ़ी है और ये लगभग 3 दशकों में इसकी सबसे धीमी दर रही है। और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका के साथ मौजूदा व्यापार युद्ध के प्रभाव और निर्यात में गिरावट से जूझ रही है। और 3 महीने पहले दिसंबर तक अर्थव्यवस्था 1 साल पहले 6.4% बढ़ी, जो पिछली तिमाही में 6.5% थी। चीन की राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने हाल ही में कहा कि पिछले साल की वृद्धि दर 2017 में 6.8% थी और इस बार 6.6% ही रही है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसकी वृद्धि दर में गिरावट रही है। राइट, यहाँ पर चीन की बात की गई तो मैं आपको बता दूं चीन की राजधानी है बीजिंग, वहाँ की मुद्रा है रेमनबी जिसको युआन भी बोलती है, वहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। तो आपको 10th क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किस राज्य में एकीकृत चिकित्सा संगोष्ठी आयोजित की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर है गोवा, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए होम्योपैथिक चिकित्सा उत्पादों के विनियमन, वैश्विक सहयोग को आगे बढ़ाने और दूसरी विश्व एकीकृत चिकित्सा संगोष्ठी 2019 गोवा में 23 से 25 जनवरी 2019 तक आयोजित की जाएगी। और इस संगोष्ठी का आयोजन आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा किया जा रहा है। और इस संगोष्ठी के विषय विनियामक सहयोग, न्यूनतम विनियामक और कानूनी मानकों पर इस पर विचार किया जाएगा। तो आपका यहाँ पर देखिए गोवा की बात की गई तो आपको गोवा के बारे में पता होना चाहिए। गोवा की राजधानी है पणजी, यहाँ के सीएम है मनोहर पर्रिकर, गवर्नर है मृदुला सिन्हा और यहाँ की लोकसभा से 2 सीटें, राज्यसभा से 1 सीट है, विधानसभा कुल 40 सीटें आती हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा जो प्रदेश है वो है गोवा और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम का स्थान है। राइट, तो आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBRI ने किसकी अध्यक्षता में दिवालियापन के अवलोकन के लिए समिति का गठन किया है? तो इसका जो राइट आंसर है यूकी सिन्हा, ऑप्शन ए सही होगा।
तो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड आईबीबीआई ने सामूहिक दिवालियेपन के अवलोकन और एक उपयुक्त रूपरेखा सुझाने के लिए 11 सदस्यीय कार्य समूह की स्थापना की है और इस कार्यकारी समूह की अध्यक्षता सेबी के पूर्व प्रमुख सचिव यूके सिन्हा करेंगे और ये कॉरपोरेट देनदार समूह के लिए दिवालियेपन समाधान और ऋण शोधन की सुविधा के लिए एक पूर्ण नियामक ढांचे की सिफारिश करेगा। तो आपका ये 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कल की कुछ का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था निकोलस माडुरो ने किस देश के दूसरे कार्यकाल के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेनेजुएला। और आज की कुछ का सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए जयदीप गोविंद, ऑप्शन बी रामशंकर जैन, ऑप्शन सी रामू वर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसकी लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कशन किया गया है, इस वीडियो को नहीं देखा है तो इंड स्क्रीन में आपको ये वीडियो दिख रही है, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।